बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा देखें, आज हम ना चैप्टर 8 का दूसरा आर्टिकल करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है इस चैप्टर से। तो अब जो स्मार्ट सिलेबस बना है उनमें से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखें, स्पीड ऑफ साउंड जैसे 8वीं मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं, साउंड की जो स्पीड है सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। चैप्टर आप मेरे ख्याल में 14 में या 15 में पढ़ा है, या पता नहीं 12 में है। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, गैस की निस्बत लिक्विड में 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, और स्पीड ऑफ साउंड गैस की निस्बत सॉलिड में 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो बेटा आज हम देखें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर क्या है? गैस। तो गैस में यानी हवा में लिक्विड से भी और सॉलिड से भी स्पीड क्या होगी? कम। उसको हमने डिस्कस करना है। चलें, साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी साउंड वेव हम जानते हैं कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल। एंड देयर स्पीड डिपेंड अपॉन, इसकी स्पीड डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। याद रखिए बेटा, साउंड है जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल वेलोसिटी। वेलोसिटी से होते हैं किसी चीज़ में कितनी लचक होती है, ठीक है, उस लचक का जो उलट होगा वो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हवा जो ना हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, किसी बैकर में बालून में जो होती है कितनी कंप्रेस हो सकती है, ये भी इफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड पे। दूसरा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि जिस मीडियम में से हवा गुजरे उसकी डेंसिटी कितनी है। हवा ऑक्सीजन है, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी कुछ होगी, मतलब डेंसिटी चेंज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? चेंज होगी, यानी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। चले, अब कहता है इफ़ अगर ई बी दी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ई जो मॉडुलस है ना बेटा, ये बेटा होता है ई मॉडुलस, चैप्टर 9th में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। मॉडुलस एंड रो बी दी डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम जो हवा है, देन द स्पीड वी कैन बी एक्सप्रेस। तो फिर हम स्पीड जो फाइंड करते हैं ना, वो है वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी। ई है इलास्टिक मॉडुलस और ये जो बटे में डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी किसकी? मीडियम। कौन सी? बोला हवा। अब हम इस फार्मूले से स्पीड फाइंड करेंगे, ठीक है। कितनी आती है वो देखते हैं। ये फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, ये इसको आप सिंपली यूज़ करना है। इसमें हम अब ई की वैल्यू फाइंड करके पुट करें। तो आगे देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ मच ग्रेटर देन इन गैस। ये तो आपको पता, मैं अभी बता चुका हूँ। इसकी रीज़न बता रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजर इन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजर इन सॉलिड देन इन गैस। इन गैस की निस्बत सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत करीब करीब होते हैं। सो दी रिस्पॉन्ड more quickly to a disturbance in other gas or more compressible and thus have small modulus of velocity। देखें बेटा, सॉलिड में ना मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, इसके इलास्टिक मॉडुलस भी ज़्यादा होता है। ये फ़ौरन रिस्पांस दे देते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मूव कर जाती है। जबकि जो गैस है ये कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? इसमें कम हो गया एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के। अब इलास्टिक मॉडुलस बेटा आप 9th में पढ़ के आए, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बल्क मॉडुलस, एक होता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? टेंसल, यानी जब लंबाई में चेंज आ रहा होता है। आगे बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बेटा होता है कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन ना, स्ट्रेन वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा हो। तीसरा था शीर स्ट्रेस, शीर मॉडुलस, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन था, स्ट्रेन वो वाली जिसमें शेप में चेंज आ रहा हो। तो इसमें हम अच्छा, पहला था यंग मॉडुलस, वो लेंथ में चेंज, लेंथ सॉलिड और लिक्विड की हो सकती है चेंज, या सिर्फ सॉलिड की हो सकती है। जबकि जो शीर है, शेप, वो भी सिर्फ सॉलिड की हो सकती है। जबकि जो बल्क मॉडुलस है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस यानी वॉल्यूम तीनों का चेंज हो सकता है। तो फिर हमने फाइंड करना स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये इलास्टिक मॉडुलस है ना, फिर हम कौन सा लेंगे? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा। चले, वॉल्यूम में चेंज होगा यानी कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। चलें, अब हम ना ये स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए दो साइंटिस्ट ने वर्क किया। पहले किया था न्यूटन ने, उसने स्पीड फाइंड कर की, फिर लेप्लेस ने की। तो दोनों को हम देखते हैं कि अब कैसे इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया। तो ये इक्वेशन देखें, न्यूटन फार्मूला हम फाइंड करते हैं। न्यूटन के मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे ई। अच्छा बेटा, न्यूटन ने कहा था जब कोई मीडियम है ना हवा का, उसमें साउंड गुजरती है ना, वो कंप्रेस होती है साउंड रेयरफेक्शन से। कंप्रेस और रेयरफेक्शन से साउंड मूव कर रहा है, तो इतनी हीट पैदा नहीं होती, या हीट जो पैदा तो इन्वायरमेंट में फ्लो हो जाती है। उस रीजन का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी सपोज करें इधर से हवा में से साउंड पैदा हो रहा है ना, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखो, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज,
पी से हम पी प्लस डेल पी इंक्रीज करेंगे, देन वॉल्यूम डिक्रीज होगा वी से वी माइनस डेल, यानी कि डेल पी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कम होता है। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूँ कि कैसे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। ये हमारे पास बड़ा प्रेशर है पी, तो वॉल्यूम होगा भी। मैंने ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, कितना डेल पी बढ़ा दिया, तो ये वाला जब प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा ना, वॉल्यूम कम होगा, कितना होगा इतना, ये डेल वी क्या हो गया कम। पहले वॉल्यूम इधर तक था, अब कितना हो गया कम हो गया, इस तरह ही। अच्छा देखिए बेटा, जब वो टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा तो पी वी का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन के। अब पी हमने बढ़ाया, पी से डेल प्लस पी प्लस डेल पी, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया वी से हमारा डेल वी। अब ये दोनों वैल्यू इसके साथ अगर कंपेरिजन करें, कैसे कि पी को मल्टीप्लाई करो वी से, तो ये वाली चीज़ इससे मल्टी पी वी इज इक्वल पी प्लस डेल पी इंटू वी माइनस डेल वी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, पी जब वी से होगा पी वी, पी जब इससे होगा पी डेल वी, ये जब इससे होगा ये वाली, अब ये पी डेल पी और डेल वी मल्टीप्लाई होगा। डेल पी जो है ना, हमने स्मॉल चेंज इन प्रेशर किया था, तो वॉल्यूम में भी स्मॉल चेंज आएगा, तो डेल पी और डेल वी का जो प्रोडक्ट है हम अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट कर सकते हैं। तो बेटा ये वाला जो फैक्टर ना ये हो जाएगा 0। अब ये चीज़ बच जाएगी, इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा देखें, पी वी इक्वल पी वी माइनस पी डेल वी प्लस वी डेल पी था, वो इधर जो फैक्टर था डेल पी और डेल वी वो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, 0 था। आप देखें डेल पी वी से पी वी क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर बच गया 0, तो हमारे पास ये फैक्टर बच गया। अब ये वाला माइनस वाला इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो पी इधर है ना, डेल वी को इधर डिवाइड कर दो। अब इस फार्मूले को याद रखना। अब देखिए अगर मैं इस बी वी को इसके बटे में ले आऊँ, डेल पी ओवर डेल वी और डेल वी आ जाए, डेल वी और वी आ जाए, यानी वी इसके बटे में आ गया। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखें लास्ट टाइम मॉडल्स होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मतलब प्रेशर के बराबर होता है चेंज प्रेशर। ओवर स्ट्रेन होता है चेंज ओवर ओरिजिनल, यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये ऊपर आ गया स्ट्रेस ओवर क्या आ गया स्ट्रेन, तो क्या होगा लास्ट टाइम मॉडल। ये फॉर्म बनाने के लिए मैंने इधर यही क्या कि वॉल्यूम जो आ रहा था ना, वॉल्यूम इसके बटे में मिलेगा, डेल पी और डेल वी ओवर वी आ गया। तो बेटा ये इसकी जगह हम फिर क्या ई पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि जो पीछे v इज इक्वल स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी था, हमने ई मालूम कर लिया। अब ई किसके बराबर आ रहा है पी का, तो ई की जगह क्या आ जाएगा पी ओवर डेंसिटी। अब वैल्यू पुट करते हैं, एट 0 सेंटीग्रेड पर या रूम टेम्परेचर पी प्रेशर होता है 10 30 25 पास्कल, डेंसिटी ऑफ एयर जो 1.29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो सिंपलीफाई का हमारे पास जो स्पीड आ जाता है ना 280 मीटर पर सेकंड है, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन। जो कि गलत है, क्यों गलत है, नीचे देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो स्पीड ऑफ साउंड है ना इन एयर वो 332 मीटर पर सेकंड है। तो देखो न्यूटन ने तो 280 फाइंड किया है, जबकि एक्सपेरिमेंटल कितनी है 332 है, तो न्यूटन ने ये फाइंड किया स्पीड क्या हो गई है गलत हो गई। इसलिए अब हम देखते हैं कि न्यूटन जो स्पीड फाइंड किया ना कितने परसेंट दुरुस्त है। परसेंटेज फाइंड करने के जो उसने फाइंड किया 280 ऊपर आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू वो बटे में मल्टीप्लाई 100, तो 84% इसकी जो स्पीड है वो दुरुस्त है। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी, अनसर्टेनिटी मतलब गलती कितनी, टोटल अगर ये फुल आ जाता है ये 332 होती नहीं ये वाली, फिर तो 100% होता है, लेकिन इसकी जो दुरुस्त आ रही है 84% आ रही है, तो 100 में से 84 माइनस करोगे 16% इसमें अनसर्टेनिटी आ रही है। किसकी स्पीड में, न्यूटन की। इसको देखते हुए फिर एक और साइंटिस्ट आया, मैथमेटिशियन था, वो मैथ का उसने ज़्यादा वर्क किया, उसको हम देखते हैं। पहले न्यूटन ड्रॉबैक थे, ड्यूरिंग कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ एयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये न्यूटन की यही गलती थी कि जिस रीजन में साउंड पास हो रहा है ना उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जबकि न्यूटन ने कहा था उसका टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से स्पीड जो उसने फाइंड की वो डाउटफुल, बट इंक्रीज इट इज़ डाउटफुल चेंज, यानी कि ये एडियाबेटिक चेंज, सॉरी डाउटफुल नहीं एडियाबेटिक चेंज, ठीक है। अच्छा अब लैपलेस आ गया। लैपलेस ने कहा था अगर कोई ये रीजन है ना इसमें साउंड पास हो रहा है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन हो रहा है, यानी साउंड पास हो रहा है, साउंड वेव जो जाती है वो क्या करेंगी हवा के लेयर को कंप्रेस करेंगी। तो कहता है बेटा कि उसका कहना मतलब ये जो रीजन ना कंप्रेशन और रेरफेक्शन इतनी तेज़ होती है कि इस कंप्रेशन की वजह जो हीट पैदा होती है ना साथ वाले नेबरिंग इन्वायरमेंट में फ्लो नहीं हो सकती, फिर क्या होगा इस पूरी रीजन में टेम्परेचर क्या कर जाएगा इनक्रीज़ कर जाता है। जब सब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा ना तो स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट होता है। उसके लिए उसने कहा था अगर बॉयल लागू उसको पी वी के ऊपर गैमा कांस्टेंट, यानी कि उसने ये इक्वेशन, जबकि न्यूटन ने कहा था सिर्फ पी वी, ठीक है, क्या कहा उसने सिर्फ पी वी का। अब इसके ऊपर गैमा जो आ गया ना, गैमा इधर गैमा है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर,
बट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, उन पे जो हीट की जो रेशो में मिलेगी वो गैमा कहलाती है। अब वैसे ही जैसे हमने न्यूटन को हल किया था ना, प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे P से P प्लस डेल P, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया V माइनस डेल V। अब यही दोनों वैल्यू इस इक्वेशन पुट करेंगे, P V की पावर गैमा इज इक्वल P प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V के ऊपर गैमा आ जाएगा। अब इसमें देखें, हम ना लैप्लास की मदद से स्पीड फाइंड करने जा रहे हैं। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है बेटा, न्यूटन ने कहा था जिस रीजन में साउंड पास हो रहा है कंप्रेशन रिफ्रैक्शन की वजह से टेम्परेचर जो रहता है कांस्टेंट रहता है, इनक्रीज नहीं करता, जबकि लैप्लास ने कहा था इस रीजन का टेम्परेचर इनक्रीज कर जाएगा। अच्छा अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पावर गैमा आ गई। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को ख़त्म करेंगे। पावर ख़त्म करने का थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में से ना हम वी कॉमन लेंगे। वी कॉमन लेंगे तो इसको होल की पावर गैमा है, तो इस वी के ऊपर भी क्या आ जाएगी, गैमा आ जाएगी ना। हमने वी गैमा कॉमन लिया तो इधर 1 बच जाएगा, डेल वी और वी, यानी कि ये जिन दो क्वांटिटी में से अगर कोई चीज़ कॉमन ले रहा था ना, जिस क्वांटिटी साथ नहीं होता वो बटे में आ जाती है। ठीक है, अब वी के ऊपर गैमा, इधर वी के ऊपर गैमा से कैंसिल हो जाएगा, पी इज इक्वल पी डेल पी इंटू 1 माइनस डेल वी और वी ऊपर क्या आ जाएगा गैमा। अब मैथ में एक फार्मूला होता है बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो क्या होता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन हो ना, वो हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाता है 1 प्लस ये एन साथ शुरू में आ जाता है एन एक्स प्लस इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल एक्स के प्लस आता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बटे में 3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सन, ये चलता जाता है। ठीक है, अब यही फार्मूला हम इस पे लगाएं क्योंकि देखना 1 इधर प्लस है उधर माइनस, तो यानी कि हम इसे माइनस एक्स यूँ समझिए, हमारे पास एक्स है, ऊपर पावर क्या आ गई गैमा। इसकी के तहत हम ना इसको अब एक्सपेंड करते हैं। ये देखो एक्सपेंड करेंगे ना इस चीज़ को, ये 1 एज एट देखो 1 माइनस एन एक्स, तो मतलब क्या, ये एन है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन, ये एक्स प्लस हायर पावर, इसमें हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि सिर्फ हमने पावर ख़त्म करनी होगी। तो हम इसको आगे यानी ये जो वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, इसको मज़ीद हम आगे एन इंटू एन माइनस 1 टू फला नहीं कर सकते। ठीक है नहीं करते, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अब हम पावर ख़त्म होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करोगे, पी होगा मल्टीप्लाई 1 से पी आ गया, अब पी होगा इस चीज़ से मल्टीप्लाई गैमा पी डेल वी और बी आ गया। अब डेल पी 1 से होगा तो डेल पी, अब डेल पी इनसे मतलब माइनस गैमा डेल पी और बी। अब फिर वही बात, जब हमने स्मॉल प्रेशर बढ़ाया तो स्मॉल चेंज वॉल्यूम आया, तो इनका जो प्रोडक्ट है अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 0 होगा। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है तो देखें हमने इसको पुट किया 0, हमारे पास बच जाएगा पी इज इक्वल पी माइनस गैमा पी डेल वी ओवर वी प्लस डेल पी। ये पी से पी कट के इधर क्या बचेगा 0, ये माइनस का पूरा फैक्टर इधर क्या आ जाएगा प्लस, इधर पाएगा डेल पी। अब फिर वो यहाँ हमने ई की वैल्यू बनानी, डेल वी और जो वी है ना, ये टोटली मैं इसके बटे में लेता हूँ, डेल पी और डेल वी ओवर वी, यानी कि ये पूरा फैक्टर उठा के हमने इधर लिख दिया, इधर सिर्फ बच गया गैमा पी। अब इस चीज़ को देखो, हमने अभी पीछे देखा था ये है स्ट्रेस और ये जो रेशो ये है स्ट्रेन। ठीक है, बराबर किसी होगा इलास्टिक मॉडुलस के, तो फिर इसकी जगह मैं इलास्टिक मॉडुलस लिख देता हूँ, ये क्या होगा गैमा पी। तो फिर वही इक्वेशन अभी हमने जो शुरू में लिखा था क्या था ई ओवर डेंसिटी, तो अब हमारे पास ई किसके बराबर है गैमा पी, हम इधर पुट कर देंगे गैमा पी ओवर डेंसिटी, ये स्पीड आ गई। गैमा की जो वैल्यू बेटा ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू आती है 1.41 आती है। ठीक है, प्रेशर जो है 10 13 25 पास्कल और डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर, या हम तीनों वैल्यू से पुट करेंगे ना फिर सिंप्लीफाई के हमारे पास स्पीड आ जाती है 333 मीटर पर सेकंड, जो कि क्लोज है एक्सपेरिमेंट में, वो हमने लिखा था पीछे कि 332 है। अब लैप्लास ने जो फाइंड किया वो 333 है, तो मतलब क्या लैप्लास ने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया ना ये ज़्यादा दुरुस्त है। ठीक है, न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी वो गलत थी। न्यूटन की गलती किसकी वजह से है, उसने कहा था अगर कोई रीजन है उसमें जो साउंड पैदा हो रहा है फ्लो हो रहा है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो फ्लो हो जाता है, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता। लेकिन जो लैप्लास ने कहा कि नहीं इस रीजन में जब साउंड पास होता है ना कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बड़ी तेज़ी से होता है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन तेज़ी से होता है, तो टेम्परेचर को टाइम नहीं मिलता कि वो साथ वाली अपना नेबर या कोल्ड रीजन में फ़्लो हो सके, इसलिए जिस रीजन में से वो साउंड पास कर रहा है उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है इंक्रीज़ कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे भी क्या आ जाता है फ़र्क पड़ जाता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होता, न्यूटन की स्पीड जो 280 फाइंड की थी वो दुरुस्त थी, यानी कि इस टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से स्पीड पे फ़र्क पड़ा और हमने लैप्लास के तहत फाइंड किया था हमारे पास स्पीड
नियरली इक्वल टू दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ जाए, कितनी आई 333 मीटर पर सेकंड, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो 332 है। तो मतलब लैपलास ने दुरुस्त फाइंड किया। ये था बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।